हेलो नमस्कार, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस एंड एकेडमिक असिस्टेंस। और हमारे जैसे कि कल हम लोग की बात हुई थी कि साइकोलॉजी की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने बात करी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, और यहाँ पर ज़्यादा पार्ट 1 की बात नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मिस किया है वो प्लीज़ चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख लें। और अभी यहाँ पर जो ये आपको डिस्प्ले पर पेज दिख रहा है, ये एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है और साइकोलॉजी की। और यहाँ पर आप ईयर भी देख सकते हैं, ये लेटेस्ट एडिशन है 24-25 इस पर लिखा हुआ है। और ये मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है। अगर आप लोग चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट दिखा देती हूँ। इस पे जो कंटेंट है, सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी, दैन साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ natural science, psychology as a social science, then understanding mind and behavior, popular notion about the discipline of psychology, evolution of psychology, और बाकी सब ये हमारा यहाँ पे कंटेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइड में देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दी है, या कहावत बोल सकते हैं सिंपल, नॉर्मन कॉजन। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन माइंड इज स्टिल हाई एडवेंचर, in many ways the highest adventure on earth. That means जो माइंड का ग्रोथ है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो माइंड का ग्रोथ है वो आज भी बहुत ही हाईली एडवेंचरस थिंग है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग होता है, इंसान का मस्तिष्क है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मतलब हम अगर ये बोलें कि हमने उसको स्टडी कर लिया है पूरा, हमने एक बार में सारा माइंड सब समझ लिया है, तो नहीं। हो सकता है हम उसकी फिजियोलॉजी समझ पाएँ, फिजियोलॉजी इन द सेंस कि हम उसकी स्ट्रक्चर समझ पाएँ, लेकिन उसमें अपने आप में ही इतना ज़्यादा समझने के लिए चीज़ें होती हैं, उसकी वर्किंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जितना आप उसको डीपली पढ़ोगे आपको हर बार एक नई चीज़ें मिलेगी। जैसे कि आप, बहुत कॉमन एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो कोई बच्चा बहुत शार्प होता है, कोई 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प है, वहीं कोई 3 साल का बच्चा, उसके दिमाग की ग्रोथ, उसकी माइंड की ग्रोथ थोड़ी आपको कम मिलेगी। या फिर कोई 10 साल का बच्चा है, तो एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक उतना नहीं कर रहा है। आप क्लास में भी देखते होंगे, अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आप स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप अपने सराउंडिंग देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत ब्रिलियंट है, कोई बच्चा एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है। तो इस सबकी माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और वैसे भी जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब उनको आप कंपैरिजन, उनको मेज़र कर पाना मुश्किल होता है। आप ऐसे नहीं बता सकते कि इतनी एज की है तो इसका, इतने एज का बच्चा है तो उसका ग्रोथ इतना ही होगा माइंड का। नहीं, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। आप एक ऑन एन एवरेज तो बात बोल सकते हैं, लेकिन आप एक बिल्कुल सटीक आंसर उसके लिए नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही एडवेंचरस चीज़ है, बहुत ही इसमें, मतलब जितना ज़्यादा आप माइंड के बारे में आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बिहेवियर को स्टडी करेंगे, आपको उतना ही नई नई चीज़ें उसमें मिलेंगी। अब नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन आता है, जहाँ पर सिंपल सा एक बात लिखी हुई है कि अगर आप क्लास में जाते हैं, आपने साइकोलॉजी ऑप्ट करी है, और आपकी टीचर आपसे पूछती है कि आपने क्यों ये ऑप्ट किया है, क्या रीज़न है, कि आप साइकाट्रिस्ट बनना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्या रीज़न है आपका साइकोलॉजी को ऑप्ट करने के लिए, तो आपका क्या आंसर होगा? अच्छा, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है आपका साइकोलॉजी को पढ़ने का। ठीक है। वैसे साइकोलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सिंपल यहाँ पर भी लिखा है कि कुछ बच्चे शायद आंसर करें कि वो दूसरों को स्टडी करना चाहते हैं, कुछ आंसर करेंगे वो अपने आप को समझना चाहते हैं। तो बहुत सारे हैं, सेवरल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करेगा। और यहाँ पर आप देखिए, एक लाइन यहाँ पर लिखी है, ऑल ancient tradition have engaged themselves with question about
ह्यूमन नेचर। कल ही हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि साइकोलॉजी फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट था और 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी फ़िलॉसफी से सेपरेट हुआ था। तो फ़िलॉसफी भी बात करती है ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन के हैप्पीनेस की, कि कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी हैप्पीनेस किस चीज़ में है, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस किस चीज़ में फाइंड आउट करता है। कुछ लोग जैसे मेडिटेशन में, कुछ लोगों को स्टडी करके हैप्पीनेस मिलती है, किसी के लिए हैप्पीनेस का मतलब मनी अर्न करना हो सकता है। तो सबकी हैप्पीनेस अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो फ़िलॉसफी है वो भी हैप्पीनेस के लिए ही बात करती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन जो रेस है वो कैसे हैप्पी रहे। तो सेम अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में भी हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन माइंड की वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या सोचता है, और अगर वो कुछ सोचता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा है, इस वाली पैसेज को जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पाएंगे बहुत एक कॉमन एग्जांपल है 9/11 का। यहाँ पे अटैक के बारे में बात करी गई है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके कैसे उन्हें टेररिस्ट बना दिया जाता है। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई बाई बर्थ कोई टेररिस्ट बन गया है या बाई बर्थ ही कोई डॉक्टर इंजीनियर है, नहीं। ये सब कुछ कंडीशनिंग की बात होती है कि उनको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, कैसी कंडीशनिंग मिलती है उनको, जिससे कि उनका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। आप लोग देखते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है या जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, उन सब से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये बात आप अपने आप के ऊपर कभी सोचना कि फैमिली में हमारी सोच किसी से मिलती है, किसी से नहीं मिलती है, या फिर हमारे दोस्त होते हैं तो उनमें बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि उनकी सोच एक जैसी है। कुछ लोगों के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके साथ हमारी सोच नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों है ऐसा। वहीं पर एक इसमें आगे एक एग्जांपल दिया है कि वहीं एक पर्सन है, वो आर्मी में वर्क करता है, वो देश के लिए सोचता है। तो अगर वो देश के लिए सोच रहा है, उसका वो जज्बा है, तो क्यों है, क्या रहा, उसकी कैसी कंडीशनिंग हुई जो उसका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा हुआ। या कोई टेररिस्ट है तो उसकी कैसी कंडीशनिंग, कैसी अपब्रिंगिंग हुई जो वो टेररिस्ट बन गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं साइकोलॉजी से ही जुड़ी हैं। साइकोलॉजी के थ्रू ही हम अपना एक परसेप्शन सेट करते हैं कि हमें क्या चीज़ किस तरह से नज़र आ रही है। ये बात हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे बहुत एक कॉमन सी बात कहते हैं ना, वो आधा ग्लास भरा हुआ है तो वही किसी को आधा ग्लास खाली दिखाई देता है। तो पानी तो उतना ही है एक ग्लास में। अब डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हम उसको आधा खाली देख पा रहे हैं या फिर आधा भरा हुआ देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो मेन टॉपिक तो हमारा यही है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ सिंपल सी एक बात लिखी है कि साइकोलॉजी को डिफ़ाइन कर पाना इट्स अ लिटिल हार्ड थिंग। क्यों है ऐसा? सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इवॉल्व्स कॉन्टीन्यूसली। मीन्स कुछ ना कुछ नया इसमें इवॉल्व होता रहता है, नया कुछ ना कुछ इसमें आता रहता है। तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड्स के बेसिस पे इसको डिफ़ाइन, पर्टिकुलर लाइन में इसको नहीं डिफ़ाइन कर सकते। और यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ फिनोमेना, मतलब इवेंट्स की, घटनाओं का एक बहुत ज़बरदस्त क्रम है, बहुत बड़ी रेंज है उनकी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। तो उन बेसिस पे अगर हम इसको एक पर्टिकुलर कुछ लाइन में इसको डिफ़ाइन कर दें तो थोड़ा सा हार्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए, ग्रीक वर्ड साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। ये हमने पार्ट 1 में इसको हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डिफ़ाइन करके यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और आप यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है तो आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल और स्टडी ऑफ सोल किसने कहा था? आत्मा का विज्ञान,
किसने बोला था साइकोलॉजी को, वो आप बताएंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ सोल और माइंड, तो ये किसने बोला था, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, तो उसको अच्छे से आप बताएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज ऑफ फिनोमेना क्या है? ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। बहुत सारे लोगों के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर सकते हैं, या दो लोगों के ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी साइकोलॉजी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है। जब आप कहीं काम करते हैं तो उस वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोगों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। तो इसको हर एक लेवल पे आप इसको देखेंगे। और दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस, और उस व्यवहार के, उस नेचर के बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं और सोशल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पर नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में दिया है। तो साइकोलॉजी की क्या क्या नेचर होती है। साइकोलॉजी एज ए साइंस भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस भी हो सकती है, सोशल साइंस भी हो सकती है। यहाँ पे साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस भी है, एक अप्लाइड साइंस भी है, ग्रोइंग साइंस भी है। तो साइकोलॉजी का सेवरल फॉर्म हो सकती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड formally as a science which studies mental process, experiences and behavior in different context। तो साइकोलॉजी को जब हम डिफ़ाइन करेंगे एक सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल सा क्या चीज़ें निकल के आएंगी, यहाँ पर 3 बातें निकल कर आएंगी: मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे कि बहुत एक कॉमन सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, साइकोलॉजी ज़्यादातर हम लोग ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते थे कि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। अभी फिर 11th-12th में क्या रहता है, इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट हम ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं, यहाँ हम इसको साइंस बोल रहे हैं। लेकिन अभी एनईपी ने क्या कर दिया है, एनईपी जब हुआ है तो आप इसको, भले ही आपके पास आपने बायो लिया है, मैथ्स लिया है, पर आप इसको साथ में एज ए मेन सब्जेक्ट भी आप इसको ले सकते हैं। तो साइकोलॉजी को ह्यूमैनिटीज़ में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो सोशल साइंस से वहाँ हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और साइकोलॉजी जब हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, इन सब की बातें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे मेंटल प्रोसेस की। तो मेंटल प्रोसेस क्या होगा? When we say experiences are internal to the experiencing person, then we refer to states of consciousness or awareness or mental process। mental process क्या होता है? mental process जो हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू एक्सपीरियंसिंग पर्सन। मतलब मैं जो फील करूँगी, आप जो फील करेंगे, आप कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो आप फील करते हैं, वो आप अंदर से फील करते हैं। ऐसा नहीं आपको अच्छा लगा या बुरा लगा तो वो आपके कहीं पे लिख गया या कहीं पे वो दिख गया कि नहीं इनको बुरा लगा या अच्छा लगा।